हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा जो कि है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम कई चीज़ देखेंगे और बेसिक्स भी देखेंगे इकोनॉमिक्स का। जैसे कि हम देखेंगे डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स की। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है। नेचर आप समझते हो, साइंस है कि आर्ट है। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक्स एज अ बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस। फिर मेथड्स देखेंगे, क्या क्या मेथड्स होते हैं इकोनॉमिक्स में। फिर देखेंगे एनालिसिस कैसे की जाती है। फिर देखेंगे कैसे ये रेलेवेंट है लॉ से, लॉ के साथ। और लास्टली हम देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो हमारी ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, पहले उसका कुछ बेसिक उसकी जो ओरिजिन है वो समझते हैं। तो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो बनी है एक ग्रीक वर्ड से। ग्रीक ग्रीक एक लैंग्वेज है, ग्रीक वर्ड से बनी है। ग्रीक वर्ड है ओई को नो मिया, ओइकोनोमिया। और ये जो वर्ड ओइकोनोमिया है ये दो वर्ड से जोड़ के बना है। तो अगर मैं उसका दो वर्ड लिखूं तो आप मीनिंग आराम से समझ जाओगे। पहला वर्ड है ओइकोस और दूसरा है नोमोस। तो ओइकोस का मीनिंग होता है हाउस या हाउस होल्ड, और नोमोस का मीनिंग होता है मैनेजमेंट। तो क्या मीनिंग निकला ओइकोनोमिया का? इसका मीनिंग निकल रहा है हाउस को मैनेज करने का तरीका। तो इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग में क्या होता था, इकोनॉमिक्स को ये समझा जाता था कि ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जो लोगों को पढ़ाएगी कि कैसे हम अपने हाउस को, अपने हाउस होल्ड को मैनेज करें। ओके। और फादर कौन है इकोनॉमिक्स का? हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? सो द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। ओके। एडम स्मिथ फादर होते हैं। और ये इन्होंने एक बुक भी लिखा था जैसे द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें ये बताएंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, पहली बार इंट्रोड्यूस करेंगे लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में। तो ये हो गया हमारी इकोनॉमिक्स की बेसिक यूजेज, बेसिक जो ओरिजिन है इकोनॉमिक्स का वर्ड का वो हमने समझा। किस वर्ड से आया था ये? ओइकोनोमिया। आप अगर ये वर्ड भी बोलोगे, अगर प्रोनाउंस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स से बहुत रिलेटेड है। ओइकोनोमिया, इकोनोमिया। ओके। सो बहुत रिलेटेड टर्म है, इसी से वर्ड बनेगा इकोनॉमिक्स। अब देख लेते हैं एक बार कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता क्या है असली में? तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम किसको किसको हमारे कौन है हमारे फोकस में है हर इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट, सोसाइटी, सब कोई फोकस में है। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं हाउ दीज पीपल मेक चॉइसेस। चॉइस कैसे करते हैं? अबाउट एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिसकी कमी है, स्कार्स रिसोर्सेज। फॉर व्हाट? टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। मतलब कि हर इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट, सोसाइटी की कुछ नीड्स होगी, कुछ वांट्स होगी, उनकी कुछ ज़रूरत होगी। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो क्या करना चाहेंगे? उनके पास जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, रिसोर्स, उसको वो एलोकेट करना चाहेंगे उस काम के लिए, उस अपने नीड को पूरा करने के लिए। पर हमारी जो नीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड नीड्स होती है, कोई उसका लिमिट नहीं है। हमें कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, हमारी नीड्स बदलते रहती है। सो जो रिसोर्सेज है पर वो तो क्या होती है, वो तो लिमिटेड होती है। सो दैट्स वाई वो स्कार्स होती है। स्कार्स का क्या मीनिंग है? स्कार्स का मीनिंग है कम, बहुत कम, कमी है जिसकी। तो हमारे नीड्स के हिसाब से रिसोर्सेज कम होती है, तो उसे एलोकेट करना ज़रूरी है, उसे मैनेज करना, अरेंज करना सूटेबल जगह पे, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे खर्चा करना, उस टाइप का चीज़ समझो। तो डेट्स वाई दिस इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें ये पढ़ाता है कैसे हम सही तरीके से मेक चॉइस करें, सही तरीके से डिसीजन लें कि हम अपना रिसोर्सेज को, स्कार्स रिसोर्सेज को सही जगह पे, सही नीड्स पे लगाएं। और इकोनॉमिक्स क्या पढ़ता है? इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है? जैसे प्रोडक्शन, कैसे कोई चीज़ बना, कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया, कंज्यूम कैसे किया गया लोगों के द्वारा। सो ऑल दीज थिंग्स वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स। तो अब स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स टर्म का जो डेफिनेशन है या फिर लोगों ने कैसे डिफ़ाइन किया, अब वो जानेंगे। तो लोगों ने पहले, सबसे पहले डिफ़ाइन किया था किसने?
फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वही तो बताएंगे इकोनॉमिक्स क्या है, वही डिफाइन करेंगे। वो उन्होंने जो डिफाइन किया उसको नाम दिया गया था वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, वेल्थ ओरिएंटेड। ओके, अब ये डेफिनेशन उन्होंने दे दिया। फिर क्या देखा गया कि इस डेफिनेशन में कुछ कमी है, उसके बाद नया टाइप का डेफिनेशन लाया जाएगा। नया टाइप का डेफिनेशन होगा वेलफेयर। ये था वेल्थ, ये है वेलफेयर, वेलफेयर ओरिएंटेड। ओके, फिर देखा जाएगा फिर कुछ कमी है, फिर इसके बाद एक नया डेफिनेशन आएगा जो कि होगा स्कार्स ओरिएंटेड। ओके, स्कैरसिटी, स्कैरसिटी ओरिएंटेड। फिर लास्टली क्या देखेंगे कि चलो ठीक है, ये तीन तीन डेफिनेशन हो गए। ओके, तीन डेफिनेशन। इसके बाद हम फाइनल एक डेफिनेशन पे आएंगे जिसमें तीनों की जो कमी हमें महसूस हुई थी वो पूरी हो जाए। वो है हमारी ग्रोथ डेफिनेशन। ओके, ग्रोथ डेफिनेशन। तो ये चार टाइप ऑफ डेफिनेशन हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। चार टाइप ऑफ डेफिनेशन है जो कि इकोनॉमिक्स के बारे में दी गई है। अभी हम चारों को पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं वेल्थ से। वेल्थ ओरिएंटेड, वेल्थ मतलब क्या होता है? धन, पैसा। वेल्थ ओरिएंटेड, वेल्थ की तरफ ज़्यादा फोकस जो करे, वो वाली डेफिनेशन होती है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे क्लासिकल व्यू के नाम से जाना जाता है। ओके, क्लासिकल म्यूज़िक आपने सुना होगा, तो क्लासिकल व्यू है एक डेफिनेशन। ये क्या है? क्लासिकल। किसने दिया था? ये दिया था एडम स्मिथ नाम के पर्सन ने, जो कि कौन है हमारा? ही इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने क्या कहा? ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इनका फोकस किस पे है? इनका फोकस रहा प्रोडक्शन, अक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सिर्फ पैसा पे, धन दौलत पे। किसके? नेशन के, देश के, नेशन के, पूरे कंट्री के, नेशन के। अब आप सोचो, इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ था किस नाम से? क्या उसका मीनिंग था? और डेफिनेशन क्या कॉमन लोग को, ह्यूमन के वेलफेयर को या सोशल इशू को पॉइंट आउट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये डेफिनेशन में क्या होगी? लिमिटेशन होगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, यही कमी को दूर करने के लिए फिर हम देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा वेलफेयर ओरिएंटेड। वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स क्या होता है? लोगों का भलाई, लोग का डेवलपमेंट। तो वेलफेयर नाम से ही लग रहा है हम कॉमन लोग को अब कंसिडर कर रहे हैं, ऑर्डिनरी लोग को। ठीक है, तो देखते हैं इसका डेफिनेशन किसने दिया। ये दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। किस ईयर में? 1890 में। सो ही सेड, क्या बोला था उन्होंने? इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मैनकाइंड की स्टडी है। इन वॉट? इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी, रोज़मर्रा का काम। ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स हाउ पीपल अर्न, पीपल कैसे कमाते हैं, एंड स्पेंड, कैसे वो खर्चा करते हैं अपने इनकम को, टू अचीव मटेरियल वेलबींग, अपने वेलबींग के लिए, अपने अच्छे स्टेटस के लिए वो कैसे कमा रहे हैं, कैसे इस खर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती है इनके हिसाब से, एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से। फोकस किस पे रहा? फोकस रहा हमारा ह्यूमन वेलफेयर पे, इंसानों के वेलफेयर पे। और किस पे? रोल ऑफ इकोनॉमिक्स इन इम्प्रूविंग इट। तो इकोनॉमिक्स कैसे इम्प्रूव कर सकता है ह्यूमन के वेलफेयर को। ओके, लिमिटेशन क्या रह गई? कमी क्या रह गई? कमी ये रह गई कि क्रिटिक्स से इट फोकसेस ऑन मटेरियल वेलफेयर। सिर्फ मटेरियल वेलफेयर पे इनका फोकस है, नॉन मटेरियल, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर पे इनका फोकस नहीं है। अब मटेरियल वेलफेयर मतलब समझो, जैसे इनका फोकस मेनली क्या है? गुड्स पे। गुड्स आप समझते हो, सामान। अगर पूछा जाए कि गुड्स जैसे सर्विसेज हुई, सर्विसेज, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर लॉयर, टीचर, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आप टच नहीं कर सकते, वो कुछ ऐसा चीज़ है जो मटेरियल नहीं है, नॉन मटेरियल है। सो इनका फोकस उस पर नहीं रहा, सर्विसेज पे नहीं रहा। इनका फोकस सिर्फ गुड्स 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 गुड्स, सिर्फ उस पर रहा। ओके, सो इसीलिए ये एक क्रिटिसिज्म, इसे क्रिटिसिज्म मान लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद
स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। स्कैरसिटी का मीनिंग मैंने बताया, क्या होता है स्कैरसिटी का मीनिंग? किसी चीज़ की कमी। तो लियोनेल रॉबिन ने क्या कहा? लियोनेल रॉबिन ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब क्या है इनका हिसाब से? इकोनॉमिक्स एक ऐसी पढ़ाई है, एक ऐसी साइंस है जिसमें हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन इंसान का बिहेवियर कैसा रहेगा, उसके वांट्स, उसकी जो ज़रूरत है उसके ज़रूरत के हिसाब से, और जो उसकी स्कार्स मीन है, मतलब उसके पास जो सामान है, रिसोर्सेज है, पैसा है, टाइम है, सब उसके स्कार्स मीन है जिसके थ्रू वो ये सब चीज़ पाएगा, अपनी ज़रूरत को पूरा करेगा। तो इस इन दोनों चीज़ के बीच का जो ये रिलेशन है उसे हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो लियोनल रॉबिन का ये कहना था। इनका फोकस किस पे है? इनका फोकस है स्कैरसिटी पे, चॉइस पे, अपॉर्चुनिटी के कॉस्ट पे। ओके, लिमिटेशन क्या रह गई? अब इस डेफिनेशन में भी कुछ कमी रह गई। इस इनके हिसाब से जो ये डेफिनेशन था, ये क्या करता है? ये इग्नोर करता है सोशल वेलफेयर को। ओके, इन्होंने डेफिनेशन दी अपने हिसाब से, जो उन्हें जो सही लगा उन्होंने दिया, पर क्रिटिक्स का कहना था कि इस डेफिनेशन में हमारा सोशल वेलफेयर के बारे में, जो पिछले डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना वेलफेयर, तो वो वेलफेयर का जो एस्पेक्ट था वो चला गया, सोशल वेलफेयर को नहीं बताया जा रहा है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की भी बात नहीं हो रही इस डेफिनेशन में। ओके, सो इसीलिए इसे इसे एक इसे लिमिटेशन के रूप में देखा जाता है। और भी कहा जाता है, जैसे आज के टाइम में साइंटिस्ट क्या कहते हैं, ये जो डेफिनेशन दिया था इन्होंने, साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स वांट्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज, ये बहुत ही स्टैटिक है। ओके, स्टैटिक है, समय के हिसाब से नहीं है। समय के हिसाब से जब मान लो कुछ डेफिनेशन में चेंजेस हुआ या फिर सिचुएशन बदला, तब ये डेफिनेशन उतनी काम की नहीं होगी। तो इसके बाद ही वो आएगा हमारा फाइनल डेफिनेशन है, जो कि है ग्रोथ ओरिएंटेड। अब उसे देखते हैं। ये ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। किसने दिया था? पॉल सैमुअल्सन। अब इन्होंने जो ये डेफिनेशन दिया है, इसमें आप देखना, तीन जो हमारे पीछे पीछे जो हमने देखी डेफिनेशन, तीनों डेफिनेशन की जो प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेशन थी, सब कोशिश किया जाएगा कवर करने का इस डेफिनेशन के थ्रू। जैसा कि ये कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज़, कौन? सोसाइटीज़ यूज स्कार्स रिसोर्सेज फॉर व्हाट? टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल। तो सोसाइटी को भी कवर कर दिया, स्कैर्स मीन्स को भी कवर कर दिया, वैल्यूएबल कमोडिटी को भी कवर कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन को भी बता दिया, कॉमन पीपल के बारे में भी बात कर ली, सारा चीज़ जो हमारा था। अब वेलफेयर भी हो गया इससे, ठीक है, सोसाइटी का वेलफेयर के बारे में ही तो बात हो रही है। तो सारा जो हमारी वो प्रॉब्लम्स थी, सारी इसने कोशिश की कि दूर हो जाए, और इसलिए इस डेफिनेशन को आज के टाइम में भी यूज़ किया जाता है और इसे वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन माना गया है। इनका फोकस किस किस चीज़ पे रहा? इकोनॉमिक ग्रोथ पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, और फाइनली डेवलपमेंट पे। ओके, वेलफेयर कब होगा? जब हमारा डेवलपमेंट होगा। सो ये हो गया फोर्थ डेफिनेशन। तो डेफिनेशंस अब ख़त्म होती है। अब आता है हमारा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। जब भी नेचर की बात हो किसी भी सब्जेक्ट की, तो हम मेनली फोकस करते हैं कि वो सब्जेक्ट की नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सोचो थोड़ा सा। नेचर जब बोला जाए तब सोचो कि क्या वो एक साइंस है? साइंस का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी नॉलेज है, या फिर वो एक आर्ट है? आर्ट का क्या मीनिंग होता है? आर्ट मीन्स कला, कोई काम को करना। जैसे साइंस होता है अगर थ्योरी, तो आर्ट हुआ उसका प्रैक्टिकल। ओके, साइंस अगर सिखाता है कोई चीज़ क्या है, व्हाट सिखाता है, तो आर्ट सिखाता है हाउ टू डू दैट, हाउ कैसे करना है वो उस काम को। ओके, तो साइंस क्या है? तो हमारे इकोनॉमिक्स क्या हुई? इकोनॉमिक्स क्या साइंस हुई या आर्ट हुई? इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो इसमें क्या हो जाता है, इकोनॉमिक्स को कई हमारे इकोनॉमिस्ट कुछ कहेंगे येस येस इट इज़ साइंस, ओके, येस इट इज़ साइंस। कुछ कहेंगे नो 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 इट इज़ नॉट साइंस। फिर कुछ कहेंगे येस येस इट इज़ आर्ट। ओके,
फिर इसके बाद क्या होगा, साइंस अगर बोलते हैं यस इट इज़ साइंस, तो इसमें 3 टाइप के हो जाते हैं। एक या तो कहो इट इज़ डिडक्टिव साइंस, अभी देखेंगे डिडक्टिव, ओके। या तो डिडक्टिव कहो या फिर इसको 2 टाइप के कहो, या तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, या फिर नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव, ओके। सो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या हो गया, या तो साइंस है या नहीं है, या आर्ट है। अगर साइंस है तो क्या डिडक्टिव है, और अगर साइंस है क्या वो पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। तो ये हो गई हमारी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। हम यही सब देखेंगे, आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे, क्या आर्ग्यूमेंट्स क्या कहते हैं, क्या साइंस है कि नहीं, आर्ट है कि नहीं, डिडक्टिव है कि नहीं, तो ये सब हम देखेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से। ये हमारा फर्स्ट होगा, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। ओ को मैंने हाईलाइट किया है, ध्यान से देखना, एज अ साइंस मतलब हम उसके फेवर में बात कर रहे हैं कि हाँ इकोनॉमिक्स एक साइंस है। तो इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं, पहला होता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है, एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हम हर चीज़ को सिस्टमैटिक पढ़ते हैं, ओके। सिस्टमेटाइज्ड स्टडी होती है इसकी, सिस्टमेटाइज्ड स्टडी मतलब इसमें हर चीज़ को हम एक सिस्टम में पढ़ेंगे, सिस्टम एक सेट ऑफ रूल, ऐसे 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 पढ़ेंगे, ओके। इसके बाद आता है लॉज होते हैं कुछ इकोनॉमिक्स के, जैसे कि साइंस में लॉ होते हैं, न्यूटन के लॉ हमने पढ़ा होगा, ठीक है, ग्रेविटेशन के लॉ पढ़ा, वो सब लॉ हो गए साइंस के। तो उसी तरह इकोनॉमिक्स के भी कुछ लॉज होते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को एक साइंस जैसा माना गया है, इसीलिए ये जो ये आर्ग्यूमेंट है ये फेवर में है। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस का थर्ड जो आर्ग्यूमेंट है वो कहता है कि इकोनॉमिक्स में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट इज़ पॉसिबल, जैसे कि हम साइंस में करते हैं, ओके। सो ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया। फोर्थ है कि इकोनॉमिक्स में जो लॉज है वो यूनिवर्सल होंगे, या फिर कुछ प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का क्या मीनिंग होता है, यूनिवर्सल मीन्स पूरे दुनिया में वो लागू हो सकते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक कंट्री में या स्पेसिफिक सिचुएशन पे ही ऐसा नहीं है कि इसी के हिसाब से होगा, वो जनरली पूरे देश में, पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे लागू हो सकते हैं हर टाइम पे। उसी का एक एग्जांपल है लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का एक फॉर्मूला हमने दे दिया और कहा कि कोई भी चीज़ का अगर डिमांड निकालना है तो ये फैक्टर्स होते हैं, और इस फैक्टर से हम किसी भी चीज़ का डिमांड निकाल सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल हो गया। वैसे ही होता है जो इकोनॉमिक्स, उसमें हम देखेंगे कि ये थोड़ा सा कॉज एंड इफ़ेक्ट बेस्ड है। कॉज इफ़ेक्ट, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या सॉल्यूशन निकला, या फिर इसका क्या इस कुछ ऐसे से इवेंट हुआ तो इसका ये इफ़ेक्ट पड़ा। जैसे कुछ कंट्री ने कुछ इस टाइप की स्कीम ला दी तो उसका कुछ ऐसा इफ़ेक्ट पड़ गया। सो कॉज एंड इफ़ेक्ट, कॉज इफ़ेक्ट का ये जो साइकिल है ये चलते रहता है इकोनॉमिक्स में, ओके। सो दैट्स वाई इकोनॉमिक्स इज़ कंसिडर्ड एज अ साइंस। अब देखते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स जो कि कहते हैं कि साइंस नहीं हो सकता इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स एज नॉट अ साइंस में क्या आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि जो इसके लॉज हैं, लॉ तो बन गए, ओके, आपने लॉ ऑफ डिमांड बना दिया, पर वो यूनिवर्सल नहीं हो सकते कभी भी, यूनिवर्सल नहीं हो सकते। अब इसका क्या कारण है, इसका ये मेन कारण ये कहा गया है कि जो लॉज बनते हैं वो ऐसा नहीं है कि, देखो लॉ किसके लिए बने हैं, लॉ बने हैं ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए। और आप जानते हो इंसान का बिहेवियर प्रेडिक्ट किया नहीं जा सकता 100% कि ऐसा ही होगा, इंसान ऐसे ही बिहेव करेगा। हो सकता है वो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाए, ठीक है। कई बार लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, जो उसने आउटकम बताया हो वो वैसा ना हो, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया हो कि ह्यूमन ने अपना डिसीजन बदल दिया हो। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा लॉ यूनिवर्सल रहे, हो सकता है कई कारण हो, या फिर कई सिचुएशन ऐसी आ जाएंगी, या कुछ कंट्री में कुछ ऐसा हो सकता है जिस कारण ये जो लॉज हैं वो काम ना करें, यूनिवर्सल ना रहे, ओके। इसके बाद जो आर्गुमेंट है जो कहता है कि साइंस नहीं हो सकता, वो कहता है कि लॉ जो होते हैं, ये जो लॉज हैं ये एग्जैक्ट नहीं है,
एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्टनेस इसमें नहीं है। लॉ बन गए ठीक है, पर एग्जैक्ट नहीं है ये। हो सकता है डिफरेंट कंट्री में इसका डिफरेंट तरह से इसे लिया जाए। ओके, थोड़ा सा इसमें हर लॉ में थोड़ा चेंजेस करना पड़े। कुछ कंट्री में अमीर लोग हैं तो उसमें अलग टाइप से लॉ बने, कुछ कंट्री में गरीब लोग हैं तो उस टाइप से लॉ बने। तो हर चीज़ एग्जैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ये पढ़ रहा है ह्यूमन को। बस सिंपल सा बात यही है, ह्यूमन को पढ़ेगा, इंसान को पढ़ेगा। हर जगह इंसान एक जैसे नहीं होते, हर सिचुएशन में एक जैसे नहीं होते, सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि लैब में, जैसे हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में, लैब में जाते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वैसे ही लैब में एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है जैसे हम साइंस में करते हैं। इकोनॉमिक्स में वैसे नहीं कर सकते लैब में, इंसानों को लैब में थोड़ा भर के हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, जो कि कहता है साइंस नहीं हो सकता। वो है कि अगर आप देखोगे, जैसे ये जो हमने प्रेडिक्शन किया कुछ, ठीक है, प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन हम कर दिए, ओके प्रेडिक्शन हो गया, पर वो प्रेडिक्शन करना भी बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। डिफ़िकल्ट बहुत है वो। डिफ़िकल्ट इसीलिए है क्योंकि हमारा जो हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो कौन है, ह्यूमन, इंसान। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम 100% कि ये 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, ये ऐसा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और एक चीज़, जैसे जो मैंने ये एग्जैक्ट बताया, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। जैसे एग्जैक्ट मैंने बताया ना, एग्जैक्ट नहीं है। अगर कोई एक प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, और आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक दो तीन चार चार इकोनॉमिस्ट को बैठाओगे और पूछोगे इस प्रॉब्लम पे अपनी राय दो, तो सारे इकोनॉमिस्ट की अलग राय रहेगी। ऐसा नहीं है कि सारे इकोनॉमिस्ट, जैसे साइंस में क्या हो गया, बॉल को छोड़ा हमने हवा में तो बॉल ग्राउंड पे गिरा, सबको पता है, सब साइंटिस्ट यही मानेंगे। पर इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। चार इकोनॉमिक्स बैठ जाएंगे तो उसमें उनमें जो थिंकिंग है सबकी अलग अलग राय होगी। ओके, सो एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा ये हो गया हमारा सेकंड, इकोनॉमिक्स एज नॉट अ साइंस। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे चलते हैं अब, जो है जो कि है इकोनॉमिक्स एज अ डिडक्टिव साइंस। तो इकोनॉमिक्स एज अ डिडक्टिव साइंस, ये डिडक्टिव का क्या मीनिंग होता है? डिडक्टिव का ये मीनिंग होता है कि हमने कुछ अज्यूम किया, अज्यूम कुछ सोचा, कुछ माना, मन में सोचा कि हो सकता है ऐसा हुआ है, तो उसका कुछ डिडक्शन हमने निकाल लिया। अज्यूम किया, मन में सोचा और उससे कुछ डिडक्शन निकाल लिया कि लोग को कुछ, जैसे दाम बढ़ गया तो हो सकता है लोगों को दिक्कत हो, तो ये डिडक्शन हो गया। अज्यूम किया और कुछ उससे डिड्यूस कर लिया। इकोनॉमिक्स असली में कुछ वैसे ही काम करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम अज्यूम करते हैं, डिड्यूस करते हैं। सो इसीलिए इकोनॉमिक्स को कहा गया है एज इकोनॉमिक्स एज अ डिडक्टिव साइंस। अब आता है इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस। जो ये वर्ड पॉजिटिव साइंस है, इसी के साइड में आपने देखा था पिछले पिछले पार्ट में कि एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव हमें बताता है, पॉजिटिव साइंस, कि वॉट वॉट आप समझते हो, वॉट इज़ ठीक है, वॉट इज़ बताएगा, फैक्ट बताएगा, फैक्ट, ऑब्जेक्टिव चीज़ बताएगा। जैसे कि ये कलर है रेड, ये बताएगा। ओके, नेक्स्ट होता है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव हमें ये बताएगा कि व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए कि हमारे जो, जैसे कुछ हमें आउटकम चाहिए तो क्या करना चाहिए हमें कि वो चीज़ ठीक हो जाए। तो ये हो गया पूरा फैक्ट बेस्ड। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव हो गया, हमारे को बताया जा रहा है, आप किसी के मन की इच्छा है, कुछ डिस्क्रिप्टिव चीज़ है। ये है पूरी ऑब्जेक्टिव चीज़। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वर्ड आपने सुना है, एमसीक्यू में यूज़ होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, जैसे एक दो तीन चार, चार में से कोई एक होगा ही सही, तो ऑब्जेक्टिव चीज़ हुआ। फैक्ट, फैक्ट जो है सो है, बस वही है। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ये हो जाता है कि सबके हिसाब से वो चीज़ डिफरेंट हो सकती है, तो वो हो गई नॉर्मेटिव। जैसे कि पहले एग्जांपल मैंने क्या बताया कि
ये जैसे ऊपर में आप देख रहे हो रेड बैनर है, रेड बैनर क्या हो गया, व्हाट इज़ वाला पार्ट में, तो वो हो गया पॉजिटिव साइंस। नॉर्मेटिव क्या कहेगा कि इससे रेड, चलो रेड रखे हो ना, ठीक है रेड रखना चाहिए, तो रेड रखने से क्या होता है कि ये अटेंशन ग्रैब करता है, या फिर इसे ब्लैक रखना चाहिए तो लोग के आई पे कम प्रेशर बनेगा। तो इस टाइप से नॉर्मेटिव चीज़ हमें बताता है क्या रहना चाहिए, क्या सही होगा। पॉजिटिव साइंस बताता है, ये जो पॉजिटिव है ये बताता है कि जो है सो है, बस ऐसा बस पढ़ लो काम ख़त्म। सो दैट इज़ पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस का डिफरेंस। अब आर्ग्यूमेंट्स जल्दी से देख लेते हैं। तो पॉजिटिव साइंस के लिए आर्ग्यूमेंट ये कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स लॉजिक पे कुछ काम करता है, कुछ लॉजिक पे। लॉजिक जैसे कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, प्राइस कोई भी चीज़ का बढ़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी, या तो जैसे कि दूसरे तरीके से समझे, जैसे कि हमारी कोई भी चीज़ की, जैसे होता है ना कि टमाटर के दाम बढ़ गए। टमाटर के दाम क्यों बढ़े थे? इसलिए बढ़े थे क्योंकि टोमेटो का जो क्वांटिटी है वो कम हो गया था। ओके, सो ये एक लॉजिक हो गया, सिंपल सी लॉजिक है। सेकंड है थिंग्स एज दे आर। थिंग्स एज दे आर। थिंग्स एज दे आर, जैसे हैं वैसे पढ़े जाते हैं साइंस, इकोनॉमिक्स में। पॉजिटिव साइंस में जैसे हैं वैसे हम पढ़ते हैं। एक थर्ड पॉइंट है, थर्ड आर्ग्यूमेंट है कि इकोनॉमिक्स न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल, उससे ये मतलब नहीं है कि आपका जो वांट्स है, आपकी जो नीड्स है वो सही है या गलत है। वो बस आपको बताता है कैसे मैनेज करना है अपनी नीड्स को। फोर्थ है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मिटी है, कुछ कुछ हद तक यूनिफॉर्म है इकोनॉमिक्स। ठीक है, कोई जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई चीज़ की क्वांटिटी कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। कोई चीज़ का डिमांड, जैसे डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी कम हो गई, कम ही पड़ गई, तो ऑब्वियस ही बात है प्राइस बढ़ेगी। तो ये सब क्या हुआ, ये सब यूनिफॉर्मिटी हुआ इकोनॉमिक्स में। जो है सो है, हम पढ़ रहे हैं वैसे। सो दैट्स वाई इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव साइंस। और इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस में क्या कहा जाता है कि ह्यूमन जो मैन है, मैन क्या होता है, मैन अपने सेंटिमेंट्स पे काम करता है, अपने मन की इच्छा, उनकी जो सेंटिमेंट्स है, ओके, उस पे काम करता है, उनकी फीलिंग्स पे। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस हुआ। दूसरा जो आर्गुमेंट है वो ये कहता है कि इकोनॉमिक्स एक तरीका हो सकता है जिससे हम सोशल सोशल बेटर करें, सोशली बेटरमेंट करें। ओके, सोशल बेटरमेंट करने के लिए इकोनॉमिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये कौन बताता है, नॉर्मेटिव हमें बताता है कि क्या करना चाहिए ताकि भलाई हो। ओके, सो इकोनॉमिक्स को इसलिए कहा गया है एज अ नॉर्मेटिव साइंस। थर्ड है कि इकोनॉमिक्स को जो इकोनॉमिक्स एक बेसिस है, किस चीज़ का बेसिस है, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक को जो प्लान करते हैं, आपने सुना होगा टीवी पे, इकोनॉमी को प्लान की गई है, जैसे 5 साल का प्लान होता है, 5 ईयर प्लान, उस टाइप का प्लान किया जाता है। तो वो सब चीज़ क्या हो रही है, वो सब चीज़ हमें बता रही है कि क्या करना चाहिए ताकि हम अच्छे आउटकम तक पहुँचें। तो वो इसीलिए इकोनॉमिक्स को एक नॉर्मेटिव साइंस भी माना गया है। लास्टली देखते हैं इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। आर्ट क्या होता है, कला, कोई काम को करने का तरीका। तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि अपनी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे अगर कोई कंट्री को प्रॉब्लम है, या फिर हमें खुद एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम है, तो उसे कैसे मैनेज करें। ओके, अपने जो पैसे के अगर रिलेटेड प्रॉब्लम है उसे कैसे मैनेज करें। और ये हमें सिखाता है कि कैसे मॉडर्न तरीके को, मॉडर्न जो नया नया तरीका आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, मॉडर्न वेज़ को, तरीके को सीखो और अपने आसपास देखो क्या तरीका, क्या वेज़ चल रहे हैं, ट्रेंड्स चल रहे हैं, उससे वेलफेयर करो। ओके, इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है। थर्ड है कि हम वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी के लॉज को, इकोनॉमी के लॉ को हम वेरीफाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, इकोनॉमी के जो लॉ हैं उसे हम यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा ये लॉ सही है कि गलत है। लॉ में हम चेंज करेंगे। हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम अपनी कला का यूज़ कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इकोनॉमी इज़ कंसिडर्ड एज एन आर्ट। ओके,
नाउ अब हमारे सामने ये नया कंसेप्ट आता है, सोशल वेलफेयर और सोशल जस्टिस। दोनों में अंतर क्या होता है, पहले ये मीनिंग समझ लेते हैं। सोशल वेलफेयर, सोशल किस वर्ड से बना है? सोसाइटी, सोशल, सोसाइटी में कौन होते हैं? इंडिविजुअल, हम लोग। और वेलफेयर, वेलफेयर का क्या मीनिंग होता है? भलाई। तो सोशल वेलफेयर एक ऐसा मेथड हुआ, तरीका हुआ या काम करना हुआ जिससे कि हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने का जो, लिविंग का जो हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आप समझते हो, वो अच्छा हो जाए, हमारी पॉवर्टी कम हो जाए, इनइक्वालिटी, गरीब अमीर जो भी इनइक्वालिटी है वो कम हो जाए, सफरिंग्स, हमारी जो भी दुख है सब कम हो जाए, और सबको फूड मिले, एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, हाउसिंग मिले। ये सब चीज़ हो गया सोशल वेलफेयर। ठीक है, सबके भलाई के काम। और वैसे ही सोशल जस्टिस क्या होता है? जस्टिस, सोशल जस्टिस कहा जाता है कि जो हमारी जो ये इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ लोग इतने ज़्यादा अमीर हो और कुछ जो लोग एकदम खाने को ना हो, बहुत गरीब हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होनी चाहिए। सोसाइटी में, सोसाइटी में जस्टिस होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ओके, रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटी का, राइट्स का, सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा ना हो कि जो ज़्यादा अफोर्ड कर रहे हैं या फिर ज़्यादा पैसे वाले हैं वही ये सारी चीज़ का फ़ायदा उठाएं, अब बाकी लोग को इससे वंचित रखा जाए। सो इट एम्स टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन। इससे क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। ठीक है, भेदभाव कम हो जाएगा और इंक्लूसिवनेस बढ़ जाएगा, एवरीवन इक्वल हो जाएंगे। सो ये हो गया सोशल जस्टिस। जब इक्वालिटी की बात हो तो सोशल जस्टिस, जब भलाई और वेलफेयर की बात हो तो सोशल वेलफेयर। तो अब आता है हमारा इकोनॉमिक्स एंड सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक्स कैसे रिलेटेड है सोशल वेलफेयर से? तो इकोनॉमिक्स हमें टूल्स देता है। क्या देता है? टूल्स। टूल्स जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? एलोकेट करें रिसोर्सेज को। एलोकेट मतलब क्या हुआ? एलोकेट मीन्स हम सूटेबली बांट दे, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे दे। एलोकेट कर रहे हैं हम किस चीज़ को? रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज हमारा कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, ज़मीन हो सकता है, या ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है। तो ये सब को, जैसे गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसको उनके पास इकोनॉमिस्ट होते हैं। इकोनॉमिस्ट उनको बताते हैं कितना पैसा खर्च करें हेल्थ पे ताकि हॉस्पिटल बने, एजुकेशन, स्कूलों में, पॉवर्टी कम करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए क्या करें। तो ये सब हो गया इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स हमारा हेल्प करता है कैसे हम सोशल में, सोसाइटी में वेलफेयर लाएं, अच्छा भला काम करें। ओके, फॉर्मुलेट वेलफेयर पॉलिसी, ये हो गया एलोकेट करना। अब बात हो रही है पॉलिसी लाना। पॉलिसी सरकार की आती है। पॉलिसी जैसे पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपने पढ़ा होगा। तो पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि हम खाना उनको बांट रहे हैं जो गरीब हैं। तो इससे क्या हो रहा है? भलाई हो रही है सोशल, सोसाइटी में लोगों की। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स का रोल, सोशल में, सोसाइटी में कैसे वेलफेयर लाया जाए उससे रिलेटेड। और वैसे ही ये भी पॉइंट्स है जैसे रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ओके, और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स ही हमें बताता है कैसे करना है ये सब चीज़, ये सब प्रॉब्लम को दूर, पॉवर्टी को कैसे कम करना है, इनइक्वालिटी को कैसे हटाना है ताकि सोसाइटी में वेलफेयर हो सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ानी है हमारी। ठीक है, और जो ये नया कंसेप्ट है सोशल जस्टिस, इसके हिसाब से क्या है, इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प कर रहा है सोशल जस्टिस करने में? इकोनॉमिक्स ऐसे हेल्प कर रहा है कि जस्टिस, इक्वालिटी की बात हो रही है, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी की। तो प्रोमोटिंग इक्विटी थ्रू पॉलिसी, पॉलिसी जो लाई जाती है इकोनॉमिस्ट से की एडवाइस पे, या इकोनॉमिक्स बताते हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उससे क्या हो रही है? उससे हमारी सोशल जस्टिस की जो टारगेट है वो अचीव हो रही है। जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जो जितना कमाएगा उतना टैक्स दो। ओके, वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर के लिए काम जो कर रहे हैं सरकार। ठीक है, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, जैसे कि सरकार क्या करती है? सरकार आइडेंटिफाई करती हैं वो लोग को जो थोड़े से प्रॉब्लम में हैं, जो थोड़े से कमज़ोर हैं, जैसे विमेन हो गई, माइनॉरिटी हो गई। उनको क्या करते हैं? उनको रिजर्वेशन देते हैं। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हुआ या फिर बाकी सब काम के लिए उन्हें रिजर्वेशन दी जाती है।
स्टेटस या स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो ताकि हमारी जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी की जो प्रिंसिपल है उसको हम अचीव करें और हमें जस्टिस मिले, न्याय मिले। और इसके अलावा क्या है, प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल ग्रुप। इकोनॉमिक्स ही तो हमें बताता है कि कैसे कौन इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन मार्जिनलाइज्ड है, कमज़ोर है, ठीक है, कौन पीछे रह गया एजुकेशन में, हेल्थ में, जॉब में, ताकि हम उनकी मदद कर सकें। उन्हीं को कहते हैं हम वल्नरेबल ग्रुप, जो कमज़ोर हैं थोड़े, जो खतरे में हैं, ओके, जिन जो हो सकता है गरीबी में चले जाएं। क्रिएटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब इकोनॉमिक्स ही तो बताएगा किस कैसे क्या करना चाहिए ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एजुकेशन में, स्किल ट्रेनिंग में, क्रेडिट में। क्रेडिट आप समझते हो, लोन में, लोन की बात हो रही है, क्रेडिट अवेलेबल टू एवरीवन, रिड्यूसिंग सिस्टमिक बैरियर्स। तो ये बहुत सिंपल था कि इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करता है सोशल जस्टिस में और सोशल वेलफेयर में। अब आता है हमारा मेथड्स। इकोनॉमिक्स पढ़ने में जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं या फिर इकोनॉमिक्स में डे टू डे लाइफ में कैसे हम मेथड्स यूज़ करते हैं, वो होता है एक डिडक्टिव, इंडक्टिव। नाम से थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है। डिडक्टिव होता है कोई भी चीज़ अगर हम जनरल, जैसे कोई हमारा कुछ जनरल प्रिंसिपल है, उससे हम कोई पर्टिकुलर पे जाएं, तब होगा डिडक्टिव। और अगर हम पर्टिकुलर से जनरल पे जाएं, पर्टिकुलर से जनरल पे जाएं, जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब हमारे पास जनरल बहुत सारा चीज़ होता है, जनरल डेटा, उससे हम किसी एक चीज़ का डेटा निकालें, एक चीज़ का आउटपुट निकालें, जनरल बहुत सारे डेटे से डेटा या फिर जो भी हमारे पास नॉलेज है उससे हम कुछ एक प्रिंसिपल, छोटा प्रिंसिपल निकाल रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो हो गया डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या हुआ, हम छोटे से अपने नॉलेज से या जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास डेटा उससे हम जनरल कुछ बात निकाल रहे हैं, ठीक है, जनरल लोगों के बारे में, थोड़ा सा से ज़्यादा तक, ज़्यादा सा से थोड़े से तक। तो ये होते हैं मेथड्स। दूसरा होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आप समझते हो, एक्सपेरिमेंट करना। स्टैटिस्टिक क्या होता है, स्टैटिस्टिक होता है नंबर्स। आपने पढ़ा ही होगा इकोनॉमिक्स में, पहले भी हमने इकोनॉमिक्स में नंबर पढ़े थे, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब स्टैटिस्टिक हुए, नंबर्स हुए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके। सिमिलरली अब है एनालिसिस। कैसे एनालिसिस करते हैं, माइक्रो लेवल पे करते हैं, मतलब छोटे से लेवल पे, कोई स्पेसिफिक एरिया पे, मैक्रो लेवल पे, बड़े से लेवल पे, ठीक है। फिर स्टैटिक और डायनेमिक एनालिसिस करते हैं। स्टैटिक हुआ कोई एक ऐसे चीज़ के लिए जो कि रुका हुआ है, जो स्टैटिक है, सेम रहेगा, और डायनेमिक हुआ जो बदलते रहता है। पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम, तो ये भी हो गए हमारे एनालिसिस के मेथड, जिसमें कि हम देखते हैं जैसे पार्शियल हो क्या हो गया, जैसे कि हम कोई एक स्पेसिफिक बिस्किट के बारे में कुछ रिसर्च कर रहे हैं, ओके, बिस्किट ऑब्जेक्ट है हमारा, एक है बिस्किट, उसका कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में। और जनरल हो गया सारे चीज़ के बारे में, सारे, जैसे हमारा जीडीपी होता है, तो कुछ वैसे समझो जिसमें सारे गुड्स के बारे में हो रही है। पार्शियल एक छोटे सी चीज़ पे फोकस है, जनरल सारे चीज़ पे हमारा फोकस है। तो ये होते हैं एनालिसिस करने के तरीके इकोनॉमिक्स में। अब आता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक्स टू लॉ। लॉ और इकोनॉमिक्स दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ओके। जैसे कि अभी हम देखेंगे तो आप समझो कि बहुत ज़्यादा आपस में ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसा कि पहला पॉइंट कहता है, इकोनॉमिक्स एज अ बेसिस ऑफ लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग, लॉ बनना। अगर कुछ लॉ बनता है तो वो जिन लोगों के लिए बन रहा है उनकी इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक्स बताता है हमें, ओके, उनकी जो स्टेटस है, उनका जो लिविंग कंडीशन है, सब कुछ हमें देख के लॉ बनाना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स को हम कंसिडर करते हैं किस में, लॉ मेकिंग में। सेकंड पॉइंट है लॉ एज अ फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कोई भी देश में काम होता है जिससे कि कोई पैसा कमाए, चाहे वो टीचिंग हुआ या फिर प्रोडक्शन हुआ या फिर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ये सारा चीज़ क्या हुआ, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। अब इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाई है, लॉ बनाई है, ठीक है।
लॉ क्या कर रहा है, एक फ्रेमवर्क बना दे रहा है इन सब काम के लिए, ताकि लोग लॉ को फॉलो करें और उनका वेलफेयर हो। जैसे कि क्या आप जानते हो, जैसे कई लॉ हैं, जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन हुआ, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, जब दो बिजनेस आपस में कॉन्ट्रैक्ट करे, इकोनॉमिक एक्टिविटी जब होती है तो बिजनेस आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो इकोनॉमिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, ठीक है। वैसे ही दो कंपनी आई हैं, कंपनी बनी है, या कुछ भी पार्टनरशिप हुआ है तो उसके लिए अलग एक्ट है, जैसे कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ लॉ के थ्रू ही तो हम रेगुलेट कर रहे हैं, लॉ से ही तो कंट्रोल कर रहे हैं जो देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। लॉ को एनफोर्स करना मतलब लॉ को देश में लागू करना, जो गलत काम करे उसे पकड़ना। तो ये सब अगर करना है तो हमें इकोनॉमिक्स का ज़रूरत होती है। जैसे कि आप सोचो, अगर लॉ बन जाए कि एक छोटा से छोटा क्राइम के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका किसी ने पेंसिल का निब तोड़ दिया तो आप उसके लिए कोर्ट में चले जाओ, तो क्या वो इकोनॉमिक होगा? नहीं। कितने केस भर जाएंगे, कितना पैसा लग जाएगा। तो हमें इकोनॉमिक्स को भी कंसिडर करना पड़ता है लॉ में, लॉ को इन्फोर्स करते टाइम। ओके। वैसे ही है लॉ एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब वही वाली जस्टिस वाली बात हो रही है कि इकोनॉमिक वेलफेयर एंड लॉ, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड लॉ। जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती हैं, जैसे कि जो भी गरीब अमीर का प्रॉब्लम है या फिर वर्कर का प्रॉब्लम है, उसके लिए सरकार ने कई लॉ बनाए, एक्ट बनाए हैं। जैसे कि वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट किन के लिए होता है? विमेन के लिए। जब विमेन को हम बिजनेस में या फिर जो भी जॉब करती हैं वो, इसमें हम उनको छुट्टी देंगे उनके मैटरनिटी लीव के लिए, तो हम उनको इक्वल स्टेटस दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स और लॉ बहुत ही आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लॉ और इकोनॉमिक क्राइम एंड लॉ। इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगा, ग्रोथ, तो हमें चाहिए होगा लॉ, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट, ताकि जो ये ग्रोथ हो रहा है ये लीगल हो, लॉ के हिसाब से हो, कंपनीज लॉ के हिसाब से चले, इकोनॉमिक एक्टिविटी लॉ के हिसाब से हो। सिक्स्थ पॉइंट जो है क्राइम और लॉ। क्राइम करोगे इकोनॉमिक क्राइम, जैसे PMLA होता है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, लॉ ही तो कंट्रोल करता है। सो दैट्स वाई इकोनॉमिक्स और लॉ दोनों आपस में बहुत कनेक्टेड है। ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? जैसे आप फोटो में देखो, कई तरह के सिस्टम दिए हुए हैं, मेनली हमारा फोकस रहेगा इस पे और मिक्स्ड पे, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम इज़ द वे, एक तरीका जिससे कंट्री और सोसाइटी ऑर्गेनाइज करे अपने रिसोर्सेज को, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, कंजप्शन को, ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो लोगों के नीड्स को, अपने जो पीपल होते हैं, देश में लोग होते हैं, उनके नीड्स और ज़रूरत के हिसाब से वो कंट्रोल करें। ओके। इट डिटरमाइंस हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, कैसे रिसोर्स एलोकेट की जा रही है, कौन मालिक है उस रिसोर्सेज का, कौन ओन कर रहा है उसे, एंड कैसे इकोनॉमिक डिसीजन ली जा रही है। ये सारा चीज़ इकोनॉमिक सिस्टम पे डिपेंड करता है उस देश का। और इकोनॉमिक सिस्टम कैसे कैसे होते हैं फ़ोटो में जैसे देख लो आप, और इनके अलावा मैं दिखा रहा हूँ और क्या क्या अभी होते हैं हमें जो पढ़ना। या तो होगा वो फ्री फ्री एंटरप्राइज, या फिर होगा वो प्लान्ड एंटरप्राइज, प्लान, हर चीज़ प्लान करके, या फिर होगा वो मिक्स्ड। ओके। फ्री मतलब जिसको आना है वहाँ वो आओ, आराम से बिजनेस करो, जितना पैसा कमाना है उतना पैसा कमाओ, पूरा फ्रीडम है तुम्हें। प्लान, हम हर चीज़ प्लान करके करेंगे, सरकार पूरी कंट्रोल रखेगी हर चीज़ पे, कोई भी ज़्यादा अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई एक्सप्लॉइट नहीं होगा। सरकार हर चीज़ का प्लान रखेगी, हर चीज़ को अपने हाथों में रखेगी, अपने हाथों से चलाएगी। ओके। मिक्स्ड इकोनॉमी, ये भी रहेगा, 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 मतलब हमने सब चीज़ को मिक्स कर दिया, इसको और उसको, इसके फ़ायदे नुकसान, इसके फ़ायदे नुकसान सब मिक्स हो गए। ओके।
तो और अच्छे से देख लेते हैं। फ्री एंटरप्राइज, फ्री एंटरप्राइज में ओनर कौन रहता है, ओनरशिप किसकी रहती है, प्राइवेट लोगों की, प्राइवेट इंडिविजुअल की, बिजनेस की, ठीक है। डिसीजन कौन लेता है, डिसीजन गाइड करता है मार्केट फोर्सेस, जैसे डिमांड, सप्लाई कितना है, डिमांड कितना है किसी चीज़ का। गवर्नमेंट का रोल बहुत ही मिनिमम रहता है। इसका उल्टा अब हम देखेंगे प्लान में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का रोल रहेगा। सिर्फ गवर्नमेंट का उतना रोल है कि जो राइट्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसको बस लागू किया जाए, फॉलो किया जाए। की फीचर क्या हो गया, प्रॉफिट कमाना है, बस हमें पैसा कमाना है इस इकोनॉमी में। प्राइस डिपेंड करती है कंपटीशन पे, जितना ज़्यादा कंपटीशन उतना कम प्राइस, जितना कम कंपटीशन उतना ज़्यादा प्राइस। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स है फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है। फ्रीडम चॉइस का, चॉइस ज़्यादा हो जाते हैं हमारे पास। कंपटीशन, जब एक ही चीज़, मान लो एक मोबाइल है जो ये भी कंपनी दे, ये भी 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 दे, तो सारी कंपनी चाहेगी सबको इसका खरीदें, तो सारे अपना दाम को कम कर देंगे, हमारी चॉइस बढ़ जाएगी। ओके, एग्जाम्पल हो गया सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्ज़रलैंड। ये सब कंट्रीज़ में फ्री एंटरप्राइज टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम है। और इसका उल्टा हो जाता है प्लान्ड एंटरप्राइज। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट पूरा सब कुछ ओन करती है, सरकार के हाथ में सब कुछ रहता है, सब कुछ सेंट्रलाइज रहेगा, ठीक है। हर चीज़ को प्लान किया जाएगा, एलोकेशन को, यूजेज को। रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या रहेगा, एक्सटेंसिव, भर भर के एकदम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। और गवर्नमेंट की जो ये जो की फीचर हुई इकोनॉमिक सिस्टम की प्लान्ड एंटरप्राइज में, वो रहेगी इनइक्वालिटी को कम करने की बस, ताकि कोई प्राइवेट इंटरप्राइज ना रहे और सोशल वेलफेयर हो, लोगों का भलाई हो। सरकार किसी भी एक ताकत को इतना ज़्यादा मजबूत ना होने दे ताकि वो बाकी सब लोगों को परेशान करे। सरकार ही सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी और सब लोगों में हर चीज़ को बांट देगी। एग्जाम्पल हो गया सोवियत यूनियन, जो पहले रशिया था, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पे प्लान्ड एंटरप्राइज टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम थी पहले, या है अभी। लास्टली क्या हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि हम प्राइवेट भी ओनर है, प्राइवेट भी रहेंगे लोग, प्राइवेट बिजनेस भी करेंगे, और सरकार भी अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगी, सरकार भी कंट्रोल करेगी हर चीज़ को, ठीक है। हर चीज़ नहीं, कम रहेगा प्लान से, पर सरकार का कंट्रोल रहेगा तभी भी। इससे क्या होगा कि जो मार्केट फोर्सेस हैं उसका डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, रहेगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी रोल रहेगा। और गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, रेगुलेट मार्केट टू प्रिवेंट इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को कम करो, ठीक है, वेलफेयर करो। ओके, ये गवर्नमेंट का रोल रहेगा, बस रेगुलेट करो। की फीचर क्या है, अब एक बैलेंस बन गया, हमें दोनों का फ़ायदा और नुकसान अब हो रहा है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। पॉलिसी एड्रेस मार्केट फेलियर एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। पॉलिसीज़, जो सरकार पॉलिसी बनाती है उससे जो भी दिक्कत हुई थी प्राइवेट सेक्टर में, जो दिक्कत हुई थी वो ठीक हो जाएगी, इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। जैसे इंडिया, फ्रांस, यूके में मिक्स्ड इकोनॉमी है। और आपको ये पता होना चाहिए, जैसे फ्री एंटरप्राइज है, ये बहुत हद तक कैपिटलिज्म के जैसा है। यहाँ पे क्या है, आपको फ्रीडम मिलेगा, पूरा फ्रीडम, आराम से बिजनेस करो, फ्रीडम है आपको। पर फ्रीडम के साथ ही क्या होगा, कई बिजनेसेस खुल जाएंगी, मान लो इतनी सारी बिजनेस हो गई एक ही चीज़ की। इससे क्या हुआ, कंज्यूमर का चॉइस बढ़ गया, चॉइस बढ़ जाता है, चॉइस बढ़ गया, पर एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ जाता है। एक्सप्लॉयटेशन क्यों, क्योंकि कोई देखने को नहीं है, इनको रोकने को नहीं है, ये अपने हिसाब से बिजनेस किए जा रहे हैं। ओके, और क्या होता है, चॉइस बढ़ गया और दाम क्या होगा, हर चीज़ का प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। चॉइस बढ़ गया, प्राइस कम हो गया। और एक चीज़ होगा जो हम जानते हैं, जो हमने फ़ोटो भी देखा है अपने 10th क्लास के बुक में, कुछ इस टाइप के फ़ोटो था उसमें, कुछ इस टाइप से पिज़्ज़ा बना था जिसमें लिखा था कि इतना पिज़्ज़ा हाफ पर पॉपुलेशन को खानी पड़ती है, बाकी पॉपुलेशन अमीर रहती है, ठीक है। तो वैसे ही समझो कि इतना सा पैसा बस रहेगा ज़्यादा लोग के पास, और ज़्यादा पैसा रहेगा बहुत कम लोग के पास, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फ्री एंटरप्राइज के बाद आएगा प्लान्ड एंटरप्राइज। प्लान्ड एंटरप्राइज में बस उसका उल्टा होगा, यहाँ पे वेलफेयर ज़्यादा होगा, ठीक है, हर चीज़ को बांट दी जाएगी लोगों में, वेलफेयर बहुत ज़्यादा होगा। प्राइसेस डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, सरकार पे, सरकार हर चीज़ का प्राइस कैसे रख रही है। कंपटीशन तो नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी,
क्योंकि सरकार जिस कंपनी को रखेगी बस एक दो तीन कंपनी या दो कंपनी या एक ही कंपनी, ठीक है। प्राइस हो गया, हमारी कंपटीशन पता चल गया हमें। क्या चॉइस है लोगों के पास? चॉइस नाम की कोई चीज़ नहीं है। और फ्रीडम बहुत हद तक उनका कम हो गया है। ओके, ये समझ में आ गया। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, और आपको अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए या फिर जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप उसके लिए हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको सब कुछ ये सब स्टडी मटेरियल मिल जाएगा इस चैप्टर का।